आज की हमारी क्लास है, जो कि हमारा आज का पहला प्रश्न है, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। इस किस कार्यक्रम की थीम है? आप बताइए जल्दी से कि वन अर्थ वन हेल्थ किस कार्यक्रम की थीम है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? वन अर्थ वन हेल्थ को जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हेल्थ के बारे में बात, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की जो थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है। WHO द्वारा 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, आज और 2025 की जो थीम है वो वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर एक साथ ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी अलग थीम है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 है, इसकी थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, विश्व पर्यावरण की इसकी क्या थीम है, इसकी भी लिख लो, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण 2025 की जो थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये विश्व पर्यावरण की थीम है। और वन अर्थ वन हेल्थ ये है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102 ऑपरेशन सिंदूर किस देश के खिलाफ हुआ था? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, भारत का एक सैन्य अभियान था जिसे पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ चलाया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित करना था। ठीक है, अन्य विकल्पों में चीन देखते हैं, तो गलवान और डोकलाम जैसी घटनाओं में ऑपरेशन अलग हुए हैं। नेपाल में अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो ऑपरेशन विजय 1971 में हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय ये मतलब ये ऑपरेशन विजय इस तरह थे कि अपने देश की रक्षा करने के लिए ये ऑपरेशन चलाए गए थे। डायर वुल्फ किस प्रकार का जीव है? भेड़िया, बाघ, मगरमच्छ या हाथी? तो डायर वुल्फ है वो भेड़िया प्रकार के जीव का था, डायर वुल्फ। तो डायर वुल्फ एक विशाल काय भेड़िया था जो प्लेस्टोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। अब ये विलुप्त हो चुका है। बाघ के बारे में बात करिए तो ये गलत है, ये फेलिन परिवार से संबंधित है। ठीक है, डायर वुल्फ परिवार से नहीं, ये किस परिवार से संबंधित है? फेलिन परिवार से। फेलिन परिवार से संबंधित है ये। मगरमच्छ के बारे में बात की जाए तो यह सरीसृप है, रेप्टाइल। ठीक है, हाथी के बारे में बात की जाए तो ये स्तनधारी, लेकिन इसका अलग समूह है, ये स्तनधारी है। और ठीक है, स्तनधारी तो है लेकिन इसका समूह अलग है, समूह इस प्रश्न इसके उत्तर से अलग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला कोस्टल वेस्ट टू सीएनजी प्लांट किस शहर में लगाया गया? तो कोस्टल वेस्ट टू सीएनजी कहाँ लगाया गया? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोच्चि? तो इस जो सही आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में कोस्टल वेस्ट टू सीएनजी प्लांट लगाया गया है भारत में। मुंबई में 2025 में भारत का ये पहला कोस्टल प्लांट है वेस्ट टू सीएनजी, जिससे कूड़ा करकट से सीएनजी उत्पादन करते हैं। समुद्र तट के कचरे से को हटाकर बायोगैस और सीएनजी में बदला जा रहा है। चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में ये सेकेंड प्रस्तावित है, सेकेंड प्लांट लगेगा यहाँ पर चेन्नई में। ठीक है, सेकेंड प्लांट लगेगा, प्रस्तावित अभी लगा नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक है, विशाखापट्टनम में बात किया है तो इस क्षेत्र में अभी तक कोई प्लांट नहीं लगा है। इससे संबंधित कोच्चि में यहाँ अलग तरह का वेस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन इसका नहीं है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा है यहाँ पर। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय, प्रेम और शांति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय न्याय, प्रेम और शांति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में, यूएई, जापान या फ्रांस? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय, प्रेम और शांति का जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रेम और शांति सम्मेलन 2025 का हुआ है भारत, यूएई, जापान या फ्रांस। तो ये जो हुआ है कहाँ हुआ है? फ्रांस में, भारत में, जापान में या भारत में? अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रेम और शांति जो सम्मेलन 2005, तो स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस या नीदरलैंड या द हेग। तो फ्रांस में भी नहीं हुआ है, ठीक है, और भारत में भी नहीं हुआ है। तो कहाँ हुआ है? जल्दी से इस प्रश्न का राइट जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फिर से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रेम और शांति सम्मेलन 2025 का हुआ है, भारत में नहीं हुआ है, जापान और फ्रांस में भी नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? यूएई, यूएई, ठीक है, यूएई में हुआ है, और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यहाँ पे ये सम्मेलन किया गया। आरओ की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2025 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जस्टिस, लव एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रेम और शांति सम्मेलन पहली बार मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में हुआ है। वैश्विक न्याय और मानवीय अधिकारों का प्रचार है। युद्ध और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए ये एक कदम है। अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना भी इसका एक हिस्सा है। सऊदी अरब ने इसे रियाद में आयोजित किया था, ठीक है, इसने कहाँ आयोजित किया था? रियाद में। सऊदी अरब ने इसे कहाँ आयोजित किया था? रियाद में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले टोटल देशों की संख्या थी, ठीक है, पार्टिसिपेट कितने देशों ने किया? हिस्सेदार देश रहे हैं 120, ठीक है, 120 देशों ने के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत के बारे में बात किया है तो भारत ने G20 और SCO, ठीक है, SCO जैसे बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लिया और इसकी मेजबानी भी की है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय और प्रेम शांति सम्मेलन है ये यहाँ पर नहीं हुआ था। जापान के बारे में बात किया तो यहाँ इस साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का AI सम्मेलन हुआ था, सतत विकास का AI सम्मेलन हुआ था, सस्टेनेबल TI यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का AI सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, सऊदी अरब अमीरात। और भी चीज़ें देख लो, सऊदी अरब हाल ही के वर्षों में खुद का एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हब के रूप में विकसित कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन हॉक आई 360 तकनीकें मुख्य रूप से किसका पता लगाने में मदद करती है? तो ये आगे वाले क्वेश्चन का हो गया, हाँ ठीक है, यूएई। तो ऑपरेशन हॉक के बारे में बात करते हैं हम। तो ऑपरेशन हॉक आई 360 तकनीक मुख्य रूप से किसका पता लगाने के लिए करते? अवैध जहाज गतिविधि के लिए, वायु प्रदूषण, जंगल की आग या ड्रोन निगरानी के लिए। तो जो हॉक आई 360 है ये अवैध जहाज की निगरानी के लिए करती है, ठीक है। यह तकनीक रेडियो सिग्नल ट्रैकिंग के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम? रेडियो सिग्नल ट्रैकिंग, रेडियो सिग्नल, ठीक है, रेडियो सिग्नल ट्रैकिंग के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में अवैध जहाज़ों और मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नजर रखती है। और अवैध जहाज की गतिविधि के बारे में तो समझ में आता है। जंगल की आग के लिए फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है। जंगल की आग के लिए कौन सा सिस्टम है? फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। आपको ये एफ यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आपके सामने आ सकता है FAS, ठीक है। तो देखकर घबराइएगा मत, ये जो फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है ये जंगल की आग के लिए यूज में आएगा। ड्रोन निगरानी है, अलग तकनीकी है ये, अलग से, हॉक आई 360 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? मित्र विभूषण से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फिर से सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? जापान ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने या भूटान ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान ने, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान ने अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। जापान ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया। कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। राइजिंग सन सम्मान दिया है।
यह संबंध भारत जापान को मजबूत रिश्तों को मान्यता देने के लिए दिया गया है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में बात की जाए, श्रीलंका ने ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया है। नेपाल का जो सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ द नेपाल रत्न। ठीक है, नेपाल का जो सर्वोच्च सम्मान है कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नेपाल रत्न। नेपाल रत्न, क्लियर। भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन देता है। भूटान क्या देता है? ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन। ये कुछ विभूषण या कुछ पुरस्कार हैं, ठीक है, जो विभिन्न देश देते हैं। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान होता है ये उन देशों का सर्वोच्च सम्मान। क्वेश्चन नंबर 1 इसके आगे देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा विधानसभा कहाँ आई है? तो ये टोटल ऐसी विधानसभा का नाम बताइए जो टोटल सौर ऊर्जा से बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए से इस प्रकार का राइट आंसर बताइए कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जो टोटल सौर ऊर्जा पर बेस्ड है? दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ या जयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो विधानसभा है वो टोटल सौर ऊर्जा पर बेस्ड है, सौर ऊर्जा पर चलती है। तो चंडीगढ़ में स्थित यह भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। यह ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव का। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव का एक हिस्सा है ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इन इंडिया एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दिल्ली में बात की जाए तो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया है। सोलर रूफटॉप। और गुजरात में भी ये सोलर रूफटॉप का ही सिस्टम है। बाकी चंडीगढ़ में तो है ही, बाकी दोनों जगह गलत है। आगे बढ़ते हैं। कच्छ के रण में किस खनिज का पता लगाया गया जो मंगल की सतह के समान है? कच्छ के रण में एक खनिज प्राप्त हुआ है, वह खनिज मंगल ग्रह के समान है। तो बताइए कौन सा खनिज है? कैल्साइट, जारोसाइट, हेमटाइट या फेल्सपार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जारोसाइट। ठीक है, कच्छ के रण में किस खनिज का पता लगाने के लिए मंगल की सतह का के समान है? तो जारोसाइट मिला है, जो खनिज मंगल ग्रह पर खनिज के समान है। जारोसाइट मंगल ग्रह पर पाया गया था। कच्छ के रण को मंगल जैसे भूवैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। कैल्साइट यहाँ नहीं मिला है, जारोसाइट तो इसका सही आंसर है। हेमेटाइट के बारे में बात की जाए तो ये मंगल पर है लेकिन कच्छ में नहीं है। हेमेटाइट के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये मंगल में है, मंगल ग्रह पर मिला है, लेकिन मंगल ग्रह पर मिला है लेकिन पृथ्वी पर नहीं, यानी कच्छ में नहीं, कच्छ में नहीं मिला है हेमेटाइट। फेल्सपार के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट में मिलता है। ये फेल्सपार कहाँ मिलता है? ग्रेनाइट में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई एंकर का नाम क्या है? तो जो पहली क्षेत्रीय भाषा है उसका नाम क्या है? ऑलरेडी आपको पता ही, ऑलरेडी 2 क्लास में इसका नाम जिक्र आया है। तो इसका नाम है अंकिता। ठीक है, तो एआई एंकर अंकिता को एक न्यूज चैनल ने लॉन्च किया था, क्षेत्रीय भाषा में समाचार पढ़ सकती है। ठीक है, आर्या के बारे में बात करें तो एक अलग एआई प्रोजेक्ट नाम है आर्या। ठीक है, ये एआई प्रोजेक्ट है, अलग एआई प्रोजेक्ट है आर्या। ठीक है, न्यूज एंकर नहीं है। बाकी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजिंजम पोर्ट के बारे में बात करते हैं। बिजिंजम जो पोर्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ये भी अडानी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये अडानी कंपनी ने, अडानी या टाटा, जल्दी से बताइए कौन सही होगा, अडानी या टाटा? तो ये अडानी ही कंपनी है, अडानी पोर्ट्स बोला जाता है, और ये अडानी कंपनी द्वारा ही विकसित किया गया। तो बिजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का निर्माण अडानी पोर्ट एंड SEZ, ठीक है, इसका सही साथ किसने दिया? SEZ लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक शिपिंग नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई मेट्रो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुंबई मेट्रो के लिए फेमस है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो कई स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल है टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, स्मार्ट सिटीज के लिए, स्मार्ट सिटीज।
तो स्मार्ट सिटीज के लिए टाटा प्रोजेक्ट से लार्स एंड ट्रूबो के बारे में बात की जाए। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया था लार्सन एंड ट्रूबो ने, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्लियर। वल्लभ भाई पटेल कहाँ है आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं भूटान। भूटान पहल का उद्देश्य क्या है? भूटान पहल का क्या उद्देश्य है इसके बारे में बात करते हैं। भूटान पहल का क्या उद्देश्य है? कमजोर देशों की आवाज़ को सशक्त करना, कृषि के लिए नई तकनीक लाना, शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है, पर्यावरण संरक्षण बढ़ाना। तो बताइए भूटान जो पहल है उसका क्या उद्देश्य है? तो भूटान पहल का उद्देश्य कमजोर देशों की आवाज़ को सशक्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर देशों की आवाज़ को सशक्त करना भूटान पहल का उद्देश्य है। भूटान की फुल फॉर्म होती है वॉइस ऑफ द वल्नरेबल नेशंस। भूटान की फुल फॉर्म क्या होती है? वॉइस ऑफ द वल्नरेबल नेशंस, NATIONS नेशंस, ठीक है। तो वॉइस ऑफ द वल्नरेबल नेशंस, वॉइस भूटान पहल की एक पहल का इस भूटान के फुल फॉर्म है। और ये काम करता है कि जो भी कमज़ोर देश हैं उनको आवाज़ बनता है, ठीक है। विकसित, ठीक है। भूटान का उद्देश्य विकासशील और छोटे द्वीपों देशों को विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व देता है। इसे UNDP और कुछ NGO ने मिलकर लॉन्च किया, ठीक है। भूटान जो पहल का किसने लॉन्च किया? UNDP ने, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। कृषि के लिए नई तकनीकी लाने वाला कौन है? तो कृषि के लिए नई तकनीक लाने वाले FAO है, FAO, ठीक है। तो FAO ये है कृषि, ठीक है। कृषि के लिए नई तकनीक लाने वाले कौन है? FAO। शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार के लिए देखा जाए तो ये है दीक्षा कार्यक्रम, ठीक है। क्या इसका कार्यक्रम का नाम क्या है? दीक्षा, DIKSHA, ठीक है, SHA। तो दीक्षा कार्यक्रम है शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण बढ़ावा देने के लिए बात की जाए तो UNEP है, UNEP। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए UNEP है। शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बड़ा विस्तार के लिए दीक्षा ऐप है। कृषि के लिए नई तकनीकी लाना ये FAO का काम है, FAO। और कमजोर देशों की आवाज़ बनता है कौन? भूटान, ठीक है। भूटान की फुल फॉर्म है वॉइस ऑफ द वल्नरेबल नेशंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू की हुई है? तो ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरुआत हुई है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक ओपन हुआ है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये सामाजिक समावेशन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। राजस्थान, यहाँ ऐसा कोई भी क्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश भी गलत है। दिल्ली में बात किया है तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, पर यहाँ पहला नहीं है, ठीक है। दिल्ली में क्या है? यहाँ पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जो क्लिनिक वाला सीन यहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और हॉक-आई 360 तकनीक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपयोग आती है? तो ये जो तकनीकी है ये समुद्री निगरानी के लिए की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी कई बार देखा है आपने। तो यह तकनीक रेडियो तरंग सिग्नल को पकड़कर समुद्री जहाज की अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है। यह अमेरिका की निजी कंपनी, किसकी निजी कंपनी? USA की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली AI एंकर अंकिता किस राज्य से संबंधित? असम, बिहार, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? अब इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। जो भारत की पहली AI एंकर है अंकिता, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, महाराष्ट्र। ये मराठी बोलती हैं, मराठी और हिंदी समाचार को पढ़ती हैं ये एंकर अंकिता, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑपरेशन हॉक किस एजेंसी द्वारा चलाया गया था? रॉ द्वारा, NIA द्वारा, IB द्वारा या CBI द्वारा? तो जल्दी से बताइए। ऑपरेशन हॉक किस एजेंसी द्वारा चलाया गया था? ये एजेंसी थी NIA, और ये एजेंसी किसकी है? USA की, ठीक है। ऑपरेशन हॉक 360 है, ये NIA द्वारा चलाया गया था। इसकी NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। NIA की फुल फॉर्म है। यह ऑपरेशन साइबर क्राइम और आंतरिक, ठीक है, जो आतंकी घटनाएं होती हैं उनको जो वित्त पोषण होता है,
मतलब ये मान के चलिए कि जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनकी निगरानी रखती है, और जो आतंकी घटनाएं होती हैं उनकी निगरानी रखती है, और आतंकवादियों को जो पैसा देता है उनके बारे में निगरानी रखता है ये NIA। ठीक है। IB के बारे में बात कीजिए तो आंतरिक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, ये क्या है? आंतरिक खुफिया एजेंसी है। CBI के बारे में बात कीजिए तो आपराधिक मामलों की जांच करता है CBI। ठीक है, आपराधिक मामलों की जांच करता है, मामलों की जांच। क्लियर? IBA खुफिया एजेंसी है। रॉ के बारे में बात किया तो विदेश में खुफिया ऑपरेशन करता है रॉ। ठीक है, विदेश में, ठीक है, विदेश में रॉ काम करता है, इंडिया से बाहर। साबास के बारे में बात किया जाए तो साबास पहल है, ये किस प्रकार के किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई? DRD, इसरो, ICAR या नीति आयोग? तो साबास पहल। ठीक है, तो साबास पहल का फुल फॉर्म क्या है? साबास पहल की फुल फॉर्म है सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस। क्या है? सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस। ठीक है, ये साबास की फुल फॉर्म है, और ये किससे जुड़ी है? एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों को सटीक कृषि सलाह देना इसका काम है। ठीक है, और DRDO के बारे में पता है, ये रक्षा अनुसंधान के बारे में बात करता है, रक्षा के बारे में। ठीक है, सेफ्टी के बारे में। ICAR के बारे में बात किया है तो ये कृषि अनुसंधान है। ठीक है, ये रिसर्च करती है एग्रीकल्चर पर, रिसर्च एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ICAR के ये काम है। नीति आयोग का काम है नीति निर्धारण करना। ठीक है, आने वाले समय में नीति निर्धारण करना इसका काम है, नीति आयोग का, नीति बनाना। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर पूछ जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये देखो स्पेस के बारे में बात कीजिए, स्पेस में ही सैटेलाइट लगेगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि साबास पहल किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई। तो इसके द्वारा क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि इस जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सभी कौन देखता है? इसरो, ISRO। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारोसाइट खनिज किस राज्य में पाया जाता है? जारोसाइट खनिज किस राज्य में पाया जाता है, इस बारे में बात करते हैं। तो जारोसाइट खनिज किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? तो जारोसाइट खनिज है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में जारोसाइट मिनरल का पता लगा है जो मंगल ग्रह पर पाया गया है। ठीक है, एज इट मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह। क्लियर? जारोसाइट मंगल ग्रह की तरह है, यहाँ पे पाया गया है। कहाँ पे? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट फायर सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रियल टाइम फॉरेस्ट फायर, यानी जो जंगलों में ये जो है, जो पहल शुरू की गई है, ये पहल का काम क्या है कि जंगलों में जैसे ही आग लगती है वैसे ही सूचना पहुंचाती है सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी कौन लाया है? ये भी इसरो ही लेकर आई है, इसरो ने ही लॉन्च किया है। इसरो ने यह सिस्टम लॉन्च किया है जिससे जंगल की आग का पता लग सके, और किसके माध्यम से? उपग्रह के माध्यम से। ठीक है, DRDO रक्षा के संबंधित FSI के बारे में बात कीजिए, डाटा संग्रह करता है। FSI क्या संग्रह करता है? डाटा को संग्रह करता है, डाटा संग्रह करता है। ठीक है, संग्रह करता है। CSIR के बारे में बात कीजिए तो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान। ठीक है, तो CSIR वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। अब ये बताइए कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। देखो इंडेक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो इसका स्थान है 151। ठीक है, भारत का स्थान 151 में। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो रिपोर्ट किसने पेश की थी? RSF ने रिपोर्ट दी थी 2025 की, और ये इसके बाद का कौन सा स्थान है? 151 स्थान रहा है। ठीक है, और ये स्थान पहले 140 था। ठीक है, इस 2022 में जो डाटा था वो 2022 का ये डाटा है 140 वाला। ठीक है, यानी कि स्थिति जो गिरी है अब 151 हो गया है।
और उससे भी पुराना डाटा 131 वाला था। 2018, 2022 और 2025 में तो ये हालत रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है, 34, 36, 38 या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो FTI यानी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में, ठीक है, भारत का स्थान रहा है 36, जबकि ग्लोबल प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 151 सॉरी। ठीक है, दोनों इंडेक्स हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे दोनों पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स है भारत का स्थान 36 रहा है और जो प्रेस इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान 151 रहा है। और भी जान लें इसके बारे में। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है, अंकटॉड लॉन्च करता है, UNCTAD अंकटॉड लॉन्च करता है। ठीक है, अंकटॉड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ट्रेड के बारे में, ये जो है ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न देशों की अत्याधुनिक तकनीकों, AI, रोबोटिक्स और ठीक है आदि चीज़ों से अपने आप को क्षमता को बढ़ावा देना है। भारत का स्थान 2024 में 36 रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया। तो ये प्रश्न जल्दी बहुत ज़्यादा बन जाता है कि बताइए कि केंद्र बनाया गया है जन औषधि केंद्र। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो जन औषधि केंद्र इसलिए बनाया गया है कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। तो ये कहाँ पर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो ये जो बनाया गया है कहाँ पर बनाया गया, श्रीलंका में बनाया गया है। जन औषधि केंद्र का उद्देश्य किफ़ायती दवाएं उपलब्ध कराना है। भारत ने श्रीलंका में पहला विदेशी केंद्र खोला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन कंट्री वन हार्ट बीट, वन कंट्री वन हार्ट बीट पहले किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, वन कंट्री वन हार्ट बीट। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी CPR प्रशिक्षण देना है। ठीक है, CPR प्रशिक्षण देना है, CPR प्रशिक्षण देना। अच्छा, CPR आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, मतलब लोग जो स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं और कॉलेजों में जाते हैं उन लोगों को CPR देना सिखाते हैं। ठीक है, कि CPR कैसे दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत इसे 2025 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय वित्तीय पहलों के बारे में बात करता है। क्लियर, किस फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में WHO पेंडेमिक एनिमेशन के लिए पुरस्कार दिया गया, द व्हाइट टाइगर, नो वियर्स, 12 एंग्री मैन या दीवार। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में WHO पेंडेमिक एनिमेशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो नो वियर्स। ठीक है, इसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, नो वियर्स। इसके जो निर्देशक हैं जफर पनाही हैं। ठीक है, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर हैं जफर पनाही, जफर पनाही। क्लियर है, जफर पनाही को WHO पेंडेमिक एनिमेशन अवार्ड मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य था महामारी के दौरान समाज। ठीक है, इस जो नो वियर्स का जो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि महामारी के दौरान समाज, महामारी के दौरान समाज के बारे में है। ये कोविड-19 के बारे में बात करती है। द वाइट टाइगर के बारे में बात की जाए तो ऑस्कर में नॉमिनेटेड भी आए, द वाइट टाइगर ऑस्कर नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड। क्लियर, और 12 एंग्री मैन पुरानी फिल्म है, दीवार एक हिंदी फिल्म है, लेकिन इसको ऐसा अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ है। मध्य प्रदेश में कूनो और राजस्थान में क्या है, मंडला। जल्दी बताइए राजस्थान में कौन सा है। चीतों की आवाजाही के लिए ये बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए कि जो राजस्थान में जो टाइगर पार्क है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश का तो हमने बता दिया है, कूनो है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ भारतीय सैन्य अभियान था। तो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान था ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ था, भारत का सैन्य अभियान, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक विशेष सैन्य ऑपरेशन था। इसका उद्देश्य प्राक प्रायोजित यानी POK पर चला था, POK। ठीक है, POK पर। ठीक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर था वहाँ पर
बम गिराए थे, जिससे कि वहाँ पर जो भी रह रहे थे आतंकवादी वो सभी खत्म हो गए थे। ये ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन ऑल आउट जैसी सैन्य कार्रवाई के समान था। क्लियर। चीन की बात की जाए तो यह ऑपरेशन चीन से संबंधित नहीं था। भारत बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। नेपाल के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, ठीक है, इसलिए नेपाल के साथ ऐसा कोई भी ऑपरेशन, सैन्य ऑपरेशन नहीं चलाया गया। हॉक आई 360 तकनीक के बारे में बात की जाए तो सिग्नल ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्लियर। तो हॉक आई 360 ये अमेरिका द्वारा विकसित है, यूएसए द्वारा विकसित है सैटेलाइट, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ट्रैक करती है, समुद्री वायु निगरानी में उपयोग होती है। इसका उपयोग अवैध जहाज़ों गतिविधियों में रेडियो इंटरफेस और रक्षा निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड के बारे में बात की जाए तो ये चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा से, ठीक है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ है अल्ट्रासाउंड। सोलर इमेजिंग के बारे में बात की जाए, सूर्य की छवियों के लिए होता है। सोलर इमेजिंग किसके लिए होता है? सूर्य की छवियों के लिए, सूर्य की इमेज के लिए। क्लियर। लेजर बीम एक क्या है? एक लाइट है, एक रे है, एक किरण है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेजिंगम पोर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है और ये सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है, और ये सबसे गहराई में है, डीपली है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो अडानी ग्रुप द्वारा, अडानी पोर्ट्स, और इसमें जो शामिल है SEZ, ठीक है, CH शामिल भी है। भारत का पहला मेगा कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है ये। इसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क से जोड़ना था। इसकी रणनीतिक स्थिति में इसे मालक्का जलद मार्ग और सुएज नहर के बीच महत्वपूर्ण बनाती है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो बेजिंगम नाम का कोई पोर्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम। क्लियर। कर्नाटक के बारे में बात किया तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, बेजिंगम नहीं। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मैंगलोर, न्यू मंगलौर। ओके। भारत के पहले कोस्टल वेस्ट टू CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो जो महाराष्ट्र के जो समुद्र तट है, मुंबई का जो समुद्र तट है, वहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे CNG बनाई जाती है, ठीक है। और ये 2025 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के कचरे को कंपेयर्ड नेचुरल गैस में परिवर्तित करना है। यह पहले स्वच्छ भारत मिशन और ग्रीन एनर्जी मिशन का एक हिस्सा है। क्लियर। चेन्नई में ऐसा कोई पोर्ट नहीं है। और विशाखापट्टनम के बारे में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की यह योजना प्रस्तावित है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई। कोच्चि में बात की जाए तो यहाँ बायोफ्यूल प्लांट है। कोच्चि में कौन सा प्लांट है? बायोफ्यूल प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वेस्ट टू CNG नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट 2025 के बारे में बात की जाए। ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के कुल पवन ऊर्जा उत्पादन होता है तो लगभग 50.04 गीगावाट पवन ऊर्जा प्राप्त होती है भारत को। भारत दुनिया का चौथा, ठीक है, 4th पोजीशन पे है, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक है। गुजरात और तमिलनाडु क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कलाम 100 के बारे में बात करते हैं। कलाम 100 किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो अग्निकुल कोस्म द्वारा, स्काईरूट एरोस्पेस, और बैलिस्टिक एरोस्पेस या पिक्सल। तो जो कलाम 100 है वो स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इससे हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। कहाँ पर ये स्काईरूट एरोस्पेस है? हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में ये है। और ये विक्रम S रॉकेट का एक हिस्सा है। जो स्काईरूट है किसका हिस्सा है? विक्रम S रॉकेट का, विक्रम S रॉकेट का एक हिस्सा है ये, ठीक है। भारत का ये पहला प्राइवेट रॉकेट है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान पे रखा गया था। एक कलाम 100 किसके सम्मान में रखा गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम रखा गया था, कलाम 100। आगे बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मस के बारे में बात करते हैं। तो अग्निवान रॉकेट पर काम करती है, कलाम 100 से जुड़ी नहीं है। बैलिस्टिक्स एरोस्पेस के बारे में बात किया तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। किस पर काम करता है? इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन पर, इलेक्ट्रिक
प्रोपल्सन पर काम करता है, प्रोपल्सन पर ये काम करता है। पिक्सल के बारे में बात की जाए तो ये सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है पिक्सल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम और न्याय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रेम और न्याय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूएई में। ठीक है, यूएई 2025 में ये सम्मेलन अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ था। मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल पीस और ह्यूमन राइट्स पर चर्चा होना। भारत में इसमें भागीदारी दी थी। जापान में है, 2025 में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। फ्रांस में बात की जाए तो फ्रांस में पर्यावरण सम्मेलन का स्थान रहा है। भारत में ऐसा कोई भी नहीं हुआ। भारत में कौन कौन सा आता है? भारत में G20 हुआ है, SCO हुआ है और G20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर विधानसभा भवन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हो। तो चंडीगढ़ ने 2024 में जो भारत का पहला सोलर पावर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग स्थापित की है। इससे हर साल लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ऊर्जा बचत होगी। यह हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है। ठीक है, लखनऊ के बारे में बात की जाए, यह भवन सौर ऊर्जा से आधारित नहीं है। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है लेकिन सौर ऊर्जा आधारित नहीं है। जयपुर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी यह सुविधा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के बारे में बात करते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, मरिया एंजल हंगर को, डॉक्टर B कुरियन को या डॉक्टर रतन लाल को। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किसको किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर मारिया एंजेला हंगर को, डॉक्टर B कुरियन को या डॉक्टर रतन लाल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, डॉक्टर मारिया एंजल हंगर को। ठीक है, डॉक्टर हंगर को यह पुरस्कार उनके खाद्य सुरक्षा, ठीक है, इनके किस बेस पे मिला है? खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में, प्लस पोषण के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मिला है। क्लियर? ये जो अवार्ड है खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर कुरियन के बारे में बात किया तो ये दूध से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में बात किया तो ये हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वुल्फ किसका उदाहरण है? तो ये विलुप्त भेड़िए के उदाहरण है। एक डॉक्टर वुल्फ, डायर वुल्फ एक विलुप्त भेड़िया है जो विलुप्त हो चुका है, उसका ये उदाहरण है। डॉक्टर हंगर डायर वुल्फ एक विशालकाय भेड़िया प्रजाति थी जो अब विलुप्त हो चुकी है या आखिरी हिम युग में पाया जाता था। ये कहाँ पाया जाता था लास्ट टाइम? हिम युग में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एम फॉर नेचर के बारे में बात करते हैं। एम फॉर नेचर पहल का नेतृत्व किसने किया था? यूनेप ने, फाओ ने, यूनेस्को ने या WHO ने? तो इस पहल का जो नेतृत्व है वो यूनेप ने किया था। क्लियर? तो यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक, क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप की फॉर्म में, और जो कि एम फॉर नेचर पहल का एक नेतृत्व किया था। इसमें क्या था कि इसमें युवाओं की भागीदारी को महत्व दिया गया है। भारत का एज फ्रेंडली सिटी कौन सा है? तो भारत का एज फ्रेंडली सिटी कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोझिकोड। तो कोझिकोड एज फ्रेंडली सिटी है। मैसूर, भुवनेश्वर और लखनऊ नहीं है, कोझिकोड है। तो WHO ने केरल के कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला एज फ्रेंडली सिटी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो गई है आई थिंक। यहाँ से देखते हैं वोटन पहल का उद्देश्य क्या है। वोटन पहल का उद्देश्य क्या है? कमजोर देशों की आवाज़ बुलंद करना, यही उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अब जो पुराने क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होंगे। तो कमजोर देशों की आवाज़ बुलंद करना वोटन का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ऑफ द नेशन। ठीक है, और छोटे और विकसित देशों को वैश्विक मंचों पर आवाज़ मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? 94, 101, 107, 112। तो ग्लोबल, जल्दी बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या? तो इसका स्थान रहा है 107। क्लियर? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 107 रैंक रही है भारत की। और प्रेस इंडेक्स में बात की जाए तो 151 है। ठीक है, प्रेस इंडेक्स में हम कौन सी पोजीशन पे? 151 पोजीशन पर है। क्लियर? उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो भारत का स्थान 107वां रहा है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, असुरक्षा और ध्यान देने की आवश्यकता पर को उजागर देना है। टोटल जो 107 में टोटल कितने देश शामिल थे? तो लगभग टोटल शामिल थे 125 देश। ठीक है, तो 125 देशों में हम 107 पोजीशन पे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसका मतलब है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर किस देश ने दिया है? बहरीन ने, कुवैत ने, कतर ने या ओमान ने? तो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर किसने दिया? तो कुवैत ने दिया था। ठीक है, कुवैत के पीएम ने इसके मतलब कुवैत के जो पीएम थे उन्होंने ऑर्डर ऑफ द अल कबीर जो अवार्ड है, जो वहाँ कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया था। भारत का पहला कोस्ट वेस्टेड सीएनजी प्लांट कहाँ लगा है? मुंबई में लगा है। जो मुंबई का है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। साइंस सीन्स इन द स्क्वायर, सीन्स इन द स्क्वायर, ठीक है, तो में कौन सी भारतीय फिल्म शामिल हुई है? सीन्स इन द स्क्वायर में कौन सी फिल्म शामिल हुई है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था इसके जो एक्टर हैं वो अजय देवगन है, बल्कि अजय देवगन नहीं है, इसके जो एक्टर है वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान है। एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि मैं मूवी देखता नहीं हूँ, देख ही लूँ। काफ़ी पुरानी फिल्म है और इसके जो एक्टर हैं वो शाहरुख खान है और काजोल भी इनके साथ में, और ये सीन्स इन द स्क्वायर में शामिल हुई है ये फिल्म। क्लियर? लंदन के सिटी स्क्वायर में इस फिल्म का प्रतिष्ठित सीन्स इन द स्क्वायर में शामिल हुआ है। प्रिंजम पोर्ट के बारे में बात की जाए, तकनीकी से लैस है। किस तकनीक से लैस है? हाइब्रिड कंटेनर तकनीक से, सोलर एनर्जी स्पोर्ट्स से, अत्यधिक डीप सी शिपिंग से, या बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक डीप सी शिपिंग से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शाहबाज पहल का पूरा नाम क्या है? शाहबाज पहल का पूरा नाम पूछा गया है। सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस, या सिक्योर बायोडाइवर्सिटी एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी स्मार्ट बायो एग्रीकल्चर एडवांस, या स्पेस बायो एनालिटिकल एडवाइजरी सर्विस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सिस्टम सर्विस। ये है शाहबाज पहल। कहाँ से है? इसरो की है। ठीक है, इसरो किसकी है? इसरो की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, FTI। ठीक है, FTI इंडेक्स जो अभी बताया था, इसी क्लास में बताया। तो FTI इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो इंडेक्स रहा है ये 36 रहा है। ठीक है, फिर से सुनिए। प्रेस का 151, हंगर का 107 और FTI का 36। क्लियर? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस किस देश का सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस किस देश का सैन्य अभ्यास है? तो ये इराक का सैन्य अभ्यास है। क्लियर? हॉक आई 360 किस कंपनी की निगरानी करता है? तो किस प्रकार की निगरानी करता है? समुद्री और तटीय निगरानी करता है हॉक आई 360। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विजिंजम पोर्ट किस भारतीय राज्य में बनाया गया? तो केरल में बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा विधानसभा किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 2025 में ही शुरू हुआ है ये। ठीक है, लेटेस्ट है। आगे देखो। भारत का पहला कोस्टल वेस्ट टू CNG प्लांट, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ईंधन प्रबंधन के लिए, वायु गुणवत्ता के लिए, सभी। तो ये सभी के लिए है। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी, ईंधन उत्पादन के लिए भी, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए भी है। क्लियर? तो अब हमारी लगभग 100 मतलब आज की क्लास कंप्लीट होती है। करंट अफेयर्स जो प्रहार मैगजीन का है वो 150 क्वेश्चन हमने 3 क्लास में कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हमारा 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, जो MCQ के माध्यम से नहीं, हम आपको नॉर्मल तरीके से बता देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। कुछ इंडेक्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला इंडेक्स आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, पहले तो GHI देख लेते हैं, जो भी आप पढ़ के आए। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स। क्लियर? और 2025 की जितने भी इंडेक्स होंगे वो 2025-24 के होंगे। लिख दे रहे हैं हम आपको। ये जो इंडेक्स है 2025 का है। तो इसमें आपको रैंक बतानी है। सेकेंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025। ठीक है, आपको इसकी रैंक बतानी के बाद देखो, इसमें आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक, टॉप देश कौन सा है? टॉप। ठीक है, दूसरा, भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है।
टॉप देश यहाँ पर बताना है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है वो बतानी है। तीसरे में आपको क्या करोगे, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025, इसमें आपको वही सेम वही काम करना है, टॉप बताना है और इंडिया की रैंकिंग बतानी है। क्लियर। चौथे में देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, सेम आपको वही काम करना है, टॉप बताना है और इंडिया की रैंक बतानी है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, आपको इसमें टॉप देश बताना है जिसने टॉप किया है और इंडिया की रैंक बतानी है आपको। 6 देखो आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसमें भी आपको टॉप बताना है और इंडिया की पोजीशन बतानी है। 7 होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इसमें भी आपको टॉप बताना है और इंडिया की रैंक बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट 8वां क्या आ जाएगा, 8वां इंडेक्स कौन सा होगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इसमें भी सेम आपको बतानी है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में आपको बतानी है। ठीक है, इसमें टॉप देश बताना पड़ेगा आपको, टॉप देश कौन सा है और इंडिया की पोजीशन क्या है। सेम 9 क्वेश्चन बनेगा, कॉरपोरेशन परसेप्शन इंडेक्स CPI, ठीक है, कॉरपोरेशन हंगर इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन रहा है, तो टॉप पोजीशन पे रहा है नॉर्वे, नॉर्वे रहा है फिनलैंड। तो टॉप पोजीशन जल्दी से बताइए कि नॉर्वे रहा है फिनलैंड, तो फिनलैंड रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, कौन रहा है, फिनलैंड। ओके, और इंडिया की रैंकिंग क्या रही, इंडिया की रैंकिंग रही 107। HDI रिपोर्ट में बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 2025 है, उसमें जो टॉप पोजीशन पे रहा है 130, सॉरी जो टॉप पोजीशन पे है वो रहा है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को, इंडिया को मिला है 130 अंक। क्लियर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात की जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो वर्ल्ड प्रेस इंडिया 2025 का जो टॉप में रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे रहा है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे और फिनलैंड काफ़ी ज़्यादा टॉप, काफ़ी जगहों पर टॉप पे रहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया रहा है एक 159 पोजीशन पर। क्लियर। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में टॉप पोजीशन पे कौन रहा है, टॉप रहा है आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक है, टॉप पोजीशन ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि ग्लोबल शांति इंडेक्स में 2025 में टॉप पोजीशन पे आइसलैंड रहा है, जो कि इंडिया को मिला है 127 यानी 127 अंक। क्लियर, यानी इंडिया की पोजीशन 127 है और टॉप पोजीशन पे है आइसलैंड। अब आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो टॉप पोजीशन पे कौन रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो इसमें भी टॉप पोजीशन पे आइसलैंड ही रहा है, आइसलैंड। क्लियर, इंडिया की पोजीशन है 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, इंडिया की पोजीशन क्या रही, 127 ही रही है, सेम ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरह 127। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां रहा है, जबकि टॉप पोजीशन पे कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है,
स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पे रहा है। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात की जाए, बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, तो पोजीशन क्या रही है जल्दी से बताइए। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या रही है? विश्व खुशहाली। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड टॉप पर रहा है। कौन रहा है? फिनलैंड। और इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 126, ठीक है। उसके बाद करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन रहा है? चीन रहा है, चीन। और इंडिया की पोजीशन सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सेकंड पोजीशन इंडिया की है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। लेकिन जो चीन और सेकंड पोजीशन है, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स नहीं है, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, ठीक है। तो क्लाइमेट की जगह क्या लिख दो आप? मैन्युफैक्चरिंग लिख दो। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना टॉप पोजीशन पे है और इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, क्लियर। और क्लाइमेट के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में शीर्ष पर है ग्लोबल, यहाँ पर नेक्स्ट डाल दो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024-2025, ठीक है। 2025 में टॉप पोजीशन पर रहा है फिनलैंड, ठीक है। टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है फिनलैंड। और इंडिया की रैंकिंग रही है, इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? इंडिया की रैंकिंग रही 7th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका जो टॉप पोजीशन पे कौन रहा होगा करप्शन के मामले में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो टॉप पोजीशन पे है डेनमार्क, ठीक है। और इंडिया क्या है? इंडिया का जो रैंक मिली है, इंडिया को रैंक मिली है 39, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप बात करेंगे, आपको अगर ये आपको क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2025 में टॉप पोजीशन कौन रहा है और इंडिया का स्थान कौन सा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स होता था वो 2025 में नहीं है, ये जो इंडेक्स था 2020 तक ही था, ठीक है। ये जो इंडेक्स था ये 2020 तक वैलिड था। उसके बाद अब ये इंडेक्स नहीं आता है, ये इंडेक्स बंद कर दिया गया है, ठीक है, स्थायी रूप से। अब इसके स्थान पर कौन सा इंडेक्स आएगा? इसके स्थान पर कौन सा इंडेक्स आता है? तो इसके स्थान पर आता है बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा इंडेक्स है? बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं BEE, ठीक है। इसका इंडेक्स हम देखते हैं जिसमें, लेकिन इसकी रैंकिंग 2025 में अभी जारी नहीं की गई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को 2020 के बाद से स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कुछ हेर फेर हो गया था, धोखाधड़ी का मामला आ गया था। इसके बाद इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खत्म करके बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट लाया गया, लेकिन अभी 2025 में ये इसकी जो रिपोर्ट है ना वो अभी नहीं आई है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको ये जितने भी इंडेक्स हैं वो सभी इंडेक्स क्लियर हुए होंगे। एक बार मेरे साथ फिर से देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात की जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 107 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात की जाए तो टॉप पोजीशन पर नॉर्वे है, जबकि इंडिया का जो पोजीशन है वो 130 है, ठीक है। कहीं कहीं आपने इंडिया के बारे में आपने ऑप्शंस में देखा होगा जो हमने करवाया है, तो उनमें 132 को सही बताया गया है, लेकिन 132 नहीं 130 सही है, ठीक है। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025 के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो टॉप पोजीशन पे नॉर्वे है और इंडिया की पोजीशन 159 है, क्लियर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में आइसलैंड टॉप पोजीशन पे है और इंडिया 127वीं पोजीशन पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में बात की जाए तो आइसलैंड टॉप पोजीशन पे है और इंडिया 127 पोजीशन पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में स्विट्जरलैंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया का पोजीशन है 40, ठीक है।
बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में बात किया है तो फिनलैंड सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, जबकि भारत 127 पोजीशन पे है, 126 पोजीशन पे आता है। उसके बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चीन फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत सेकंड पोजीशन पे है। उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया की रैंकिंग मिली है 39। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब नहीं आता है, अब इसके स्थान पर बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट आता है, जो कि अभी इसके जो रैंक है अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 का जो फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे था और इंडिया 7वीं पोजीशन पे था। क्लियर? कुछ और भी इंडेक्स हैं जिनको हम देख लें। ठीक है, तो पहला इंडेक्स के बारे में बात करते हैं जो कि इंडिया के हैं। ठीक है, एक फर्स्ट आता है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025। तो अगर इस इंडेक्स के बारे में बात की है तो ये जारी करता है अनकॉर्ड। कौन जारी करता है? अनकॉर्ड, अंकटॉड। ठीक है, जारी करता कौन है? अंकटॉड। ठीक है, अंकटॉड जारी करता है और इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है? इंडिया की पोजीशन है 36। ठीक है, सेकंड देखो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई 2025। इसकी जो फुल फॉर्म है आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ की फुल फॉर्म लिखेंगे, सभी की नहीं, तो इसकी भी लिख दे रहे हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई 2025 में भारत का स्थान रहा है। इंडिया की रैंकिंग है 38 और टॉप पर है देश सिंगापुर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स। तीसरा है एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स। ठीक है, 2025। तो इसमें इंडिया की पोजीशन रही है, इंडिया की पोजीशन क्या रही है? 60 रही है, जबकि टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है स्वीडन। क्लियर? फोर्थ पोजीशन पे देखो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के बारे में बात, सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में जो इंडिया का पोजीशन रहा है, इंडिया का पोजीशन 29 है और जो टॉप देश है, टॉप देश कौन सा? यूएसए। 5 देखो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ठीक है, तो इसमें जो इंडिया का पोजीशन है, इंडिया का पोजीशन है 179 सबसे नीचे और शीर्ष देश है कौन सा? शीर्ष देश डेनमार्क है, डेनमार्क। ठीक है, छठे के बारे में बात की जाए, अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिकेटर्स बात करते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, पहले लिखते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025। ठीक है, इसमें इंडिया की पोजीशन रही है 10th और जारी करता कौन है? जारी कौन करता है? ITU जारी करता है, ITU। क्लियर? और 7 देख लो नेटवर्क रेडनेस रेडीनेस। ठीक है, इंडेक्स 2025। ठीक है, इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 65 और टॉप देश कौन, टॉप कंट्री कौन है? टॉप कंट्री है स्वीडन। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 के बारे में बात करते हैं।
तो इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन 90, जबकि टॉप देश कौन सा रहा है? टॉप देश कौन सा रहा है? टॉप देश स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, 2025 के बारे में। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 44 और टॉप देश रहा है डेनमार्क। डेनमार्क, क्लियर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है। इस जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम इंडेक्स है, इसमें इंडिया की पोजीशन है 4th और टॉप देश है कौन? टॉप देश यूएसए है, क्लियर। एक और देख लेते हैं मिलिट्री संबंधित, ठीक है। तो एक है मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बात की जाए 2025 में, तो टॉप पर कौन है? टॉप पर एक ही है यूएसए, और इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है? इंडिया 4th पोजीशन पे आता है, 4th नंबर पर। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन सा देश है? ग्लोबल टेररिज्म 2025 के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया का पोजीशन क्या है? 14, जबकि सबसे जो सेफेस्ट प्लेस है, सेफ्टी यानी टॉप पोजीशन कौन है? टॉप पोजीशन पे आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड, क्लियर। तो ये कुछ इंडेक्स थे जो आपके सामने रखे गए हैं, इनको आप एक जगह लिख लें जिससे कि आप ये भूले नहीं, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।